एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना फिर मैं लेके आ चुकी हूँ जो मैं डेली लेके आती हूँ आप सभी के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वो भी अब क्या चल रहा है, तो बायोलॉजी तो ख़त्म कर दी हूँ मैं, तो अब मैं फिजिक्स स्टार्ट की हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो को देखें। और मुझे लगता है ना सभी एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स में तो उतना ज़्यादा नहीं आता है कंपेयर टू ये बायोलॉजी का, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना उतना कर लोगे ना आप तो एग्ज़ाम तो मुझे लगता है कवर हो ही जाते हैं। पर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो धातु में। क्या होगा? धातु में। और इसमें मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं बता रही हूँ इसमें, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट मैं आंसर बताते जा रही हूँ और क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, और ना तो न्यूमेरिकल बता रही हूँ मैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे है ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है तो किस में होता है? ठोस में होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पर नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट हो जाएगा निर्वात। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है तो निर्वात में। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर, यानी कि 6.5 मीटर। 16.5 मीटर। नेक्स्ट है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 मीटर। नेक्स्ट है, न्यूमेरिकल है तो ये तो मैं बताऊंगी नहीं। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है तो आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। नेक्स्ट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सही है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो वो हो जाएगा सोनोग्राफी। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगे की। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है तो वो हो जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होती है? तो ओजोन लेयर में बाधा। क्या होती है? ओजोन लेयर में बाधा। नेक्स्ट है, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है। ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम में ताप पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो गलत है लेकिन आर सही है।
डेसिबल किस में मापा जाता है, किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है डेसिबल? तो वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें होता है? तो वह हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल। यहाँ पे तीव्रता और ध्वनिक स्रोत दिया हुआ है। फुसफुसाहट जब हम स्लो बोलते हैं तो 15 से 20 डेसिबल में बोलते हैं। साधारण बातचीत में 30 से 60, गुस्से में बातचीत 70 से 80 डेसिबल में हम लोग बात करते हैं। ट्रक, मोटरसाइकिल 90 से 95, यंत्र कारखाने में 100 से 110, ऑर्केस्ट्रा में 110 से 120, जेट विमान में 110, 140 से 150। 100 डेसिबल का रव यानी कि नॉइज का प्रबलता स्तर सुगम होता है तो यंत्र कारखाने के शोर में। निम्न में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल प्रदर्शित करता है? 20 डेसिबल। ध्वनि स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो 45 डेसिबल। अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आवासीय क्षेत्र, शांत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और व्यापारिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी होगा। मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है तो 85 डेसिबल। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि कहलाती है? तो वो जाएगा 80 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो वो जाएगा डेसिबल की। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है तो कितना है? तो 60 डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है तो आयाम में। एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है तो वह हो जाएगा आवृत्ति। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जाता है तो वो हो जाएगा केवल ध्वनि गुणवत्ता। ध्वनि की मूलभूत इकाई कहलाती है तो ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट है, अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। और आर में है, दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है तो इसका राइट आंसर केवल डी होगा, ना तो 1 और ना ही 2। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है तो आयाम मॉड्यूलन द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो 3.6 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में कौन सा सही है? तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब के उच्चतम अवरोधक है? तो मंद रोशनी वाले बल्ब में। 2 एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हो या दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 में अधिक। डायनेमो, जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं तो वह वास्तव में आयन के स्रोत के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का स्रोत होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऊर्जा का परिवर्तक होता है।
इसका राइट आंसर तो यही है, ऊर्जा का परिवर्तक। डायनेमो का कार्य क्या है, तो यह आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, मैकेनिकल ऊर्जा को। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। ऑप्शन ए सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है डायनेमो और विद्युत मोटर। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है बैटरी। नेक्स्ट है, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। नेक्स्ट है, फैराडे स्थिरांक सार्वभौमिक स्थिरांक है। मोटर बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टता समानता 12 वोल्ट होती है। प्रयुक्त विद्युत अपघटन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। धारिता को एम्पीयर घंटा में व्यक्त करते हैं। इसका राइट आंसर 1 और 4 होगा। निकेल कैडमियम में बैटरी का प्रयोग होता है। कैलकुलेटर, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर और उपर्युक्त सभी में, तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, तो वो हो जाएगा टंगस्टन। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। और नेक्स्ट है, फिलामेंट में सहायक तार उच्च ताप पर भी पिघल जाते, तो इसका राइट आंसर 2 और 3 होगा। जलते हुए बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। कथन ए तथा कारण आर दिए हैं। अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए गए कूटों से चुनिए। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो हों समान विभव पर। मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका हो जाएगा गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है, तो टंगस्टन एवं सोडियम का। एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोशन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर संबंधन है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है, ये हो जाएगा उदासीन तार। नेक्स्ट है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है, तो 10⁴ ओम। CFL का पूर्ण रूप है तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है, तो ये हो जाएगा विद्युत संदीप्ति। लाइट एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक लंबी
सेवा अवधि प्रदान करते हैं। लाइन एमिटिंग डायोड लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए तथा आर दोनों सत्य है तथा कारण आर कथन ए की सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो सोडियम। सोडियम नहीं, मरकरी तथा नियॉन, डी होगा। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब की अधिमान दिया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश प्रसारित होता है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अणुओं को दोलित करके। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रतिदीप्ति नलिकाओं के साथ चोक और संजित होता है। चोक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ाती है। विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सी सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ा दी जाएगी। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चीय अथवा अपचायी करने के लिए। मोबाइल चार्ज होता है तो एक अपचायी ट्रांसफार्मर। कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतर नीचे दिए गए हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक, डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत, सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक। उपर्युक्त युग्मों में कौन सी युग्म सुमेलित है? इसका राइट आंसर ए होगा। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए प्रयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर द्वारा। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? तो ये हो जाएगा पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटल। विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोट के अंदर की चक्र धाराएं। एक कृत्रिम उपग्रह में उपस्थित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा सौर सेल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। SBSP की आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों ए आर सही है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।